वक्फ बिल पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शमशुल हसन ने ठहराया कौम के ठेकेदार को जिम्मेदार और वक्फ बिल का किया विरोध। कहा, गरीब, मजलूम, यतीम और मीडियम क्लास लोगों का वक्फ प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। रसूखदार का है वक्फ की जमीनों पर कब्जा। शमशुल हसन ने कहा कि सरकार से साठगांठ का नतीजा है। हमारे मौलानाओं ने सब्र का नाम देकर कौम को बुज़दिल बना दिया। बाबरी मस्जिद पे खामोशी, 3 तलाक पर खामोशी, अब वक्फ बिल पर खामोशी। इससे लगता है कहीं ना कहीं कौम के जिम्मेदार सरकार के घुटने पर बैठे हैं। देखिए, बिल तो पास हो गया, मगर मेरा सवाल ये है कि भाई जो वक्फिया संपत्तियां थी उनमें प्रॉब्लम्स हैं, इससे इनकार नहीं किया जाता। लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, मगर इसके लिए जब आप इतनी ताकतवर सरकार हैं और बिल ला रहे हैं तो आप उन जो अतिक्रमणकारी हैं उनको ऐसे भी हटा सकते थे। बिल लाके एक बिला वजह में कंट्रोवर्शियल माहौल बनाने से क्या सेंस बनता है। तो बिल आ गया, ठीक है, वो लोकसभा से पास हो गया, मगर हम इसका अभी भी पुरजोर विरोध करते हैं और अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेके जाना पड़ा तो हम बिल्कुल इसके लिए जाएंगे, तैयार है हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने अपने मतलब सबकी अपनी अपनी सोच है, सबको अपना बात करने का, बोलने का अधिकार है। भाई उनको वो चीज शायद समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि जो मीडिया में लोग नजर आ रहे थे अमूमन वो मुझे तो नहीं लग रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता वो पढ़े लिखे लोग हैं। हो सकता है वो कुछ भ्रमित हुए और उसके कारण उन्होंने खुशियां मनाई। उसके लिए या उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए मैं कुछ बोलूं ये मैं मुनासिब नहीं लगता। नुकसान पहुंचेगा। अभी तक विगत जो 12-13 साल गुजर गए इस सरकार को, जिस तरीके की परिस्थितियां इस देश में मुसलमानों के साथ बनी है, तो मैं आप ही से सवाल करता हूं कि आपको क्या लगता है कि ये फायदेमंद होगा? क्योंकि बिल तो और भी पहले कई आए थे, एनआरसी भी लाया गया था, उसके भी फायदे गिनवाए गए थे, नोटबंदी के बहुत फायदे गिनवाए गए थे कि साहब वो काला धन आएगा और देश जो है विश्व गुरु बनेगा। अगर हम बात करें आरबीआई के आंकड़ों के हिसाब से तो 99% जो करेंसी आरबीआई ने छापी थी वो आरबीआई के पास वापस आ चुकी है। तो उसका क्या फायदा हमें नजर आ रहा है? हाँ, नुकसान जरूर नजर आ रहे हैं कि कई ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो आज या तो बंद हो गई या बंद होने की कगार में, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। जीएसटी बिल लेके आए, उससे आज जो व्यापारी वर्ग है वो कितना प्रताड़ित है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद किसानों के लिए बिल ले आए थे, उसके भी बड़े फायदे गिनवाए गए थे, मगर रिजल्ट क्या है कि किसान आज भी अपनी लड़ाई बॉर्डर पे बैठ के लड़ रहा है। तो बिल लेके आए हैं, उसके लिए इतना नैरेटिव सेट करने की क्या जरूरत थी? सरकार अपने पत्ते खुल के हमारे जो बड़े हैं या जो बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करना था और सबकी सहमति से काम कर लेना था। अभी कल जो सदन में घटना हुई है वो तो अलग ही नजर आ रहा है कि भाई क्योंकि आपके पास नंबर्स थे और आपके पास ऐसी बैसाखियां थी जिनके बदौलत सरकार चल रही है। हालांकि वो मुस्लिम के वोट से आज वहाँ विधायक या सांसद उन पार्टियों ने चुने, मगर नंबर्स थे तो वो बिल पास हो गया। ये तो मुसलमानों के सोचने का विषय है। मुसलमानों को अब भी वक्त से समझ लेना चाहिए कि हर दाढ़ी और टोपी वाला जो होता है या कोई भी टोपी लगाने वाला आपका हितैषी नहीं है। आपने देखा नीतीश जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, जयंत चौधरी जी हो या चिराग पासवान जी हो, सबका एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समुदाय है, मगर जब बात आई मुस्लिमों के वक्त पे बिल लाने की तो उन्होंने सरकार के समर्थन में बिल वोट कर और मुसलमानों को धोखा दे दिया। तो मुसलमानों में आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि जागरूक हो जाइए। हर टोपी लगा लेने वाला या कोई भी इफ्तार पार्टी दे देने वाला आपका हितैषी नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, तालीम याफ्ता होना पड़ेगा और तभी आप अपने समस्याओं का हल ढूंढ पाए। मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है, मैं चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम सेवा। वक्फ बोर्ड का
के संबंध में जो बिल पास हुआ है, यकीनन इसका हम लोग विरोध करते हैं। तो लेकिन सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टियों से गरीब और मीडियम क्लास का जो तबका है यकीनन दूर है। और जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पे जो लोग बैठे हुए हैं, बड़े मौलाना लोग बैठे हुए हैं, भोपाल में भी हजारों करोड़ की, मध्य प्रदेश में भी प्रॉपर्टी है, भोपाल में भी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ भी मौलानाओं का कब्जा है उन प्रॉपर्टियों पे, चाहे सराय सिकंदरी हो या स्टेशन 6 नंबर का प्लेटफॉर्म के पास जगह हो या खानुगाह हो, कॉलेजेस बने हुए, कई लोगों के हॉस्पिटल कब्रिस्तानों में बने हुए, कब्रिस्तानों में होटल्स का व्यापार हो रहा है, कब्जे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। अगर हम 60% हम गलत है तो 30% बहुसंख्यक समाज गलत है। और सबसे बड़ी इस बिल का जिस तरह से ये बिल आया है, यकीनन इसमें गुनाहगार हमारे उलमा भी हैं, मौलाना भी है, चूंकि ये हर चीज को सब्र कहते हैं कि सब्र करिए। 3 तलाक पे बिल आया तो सब्र करिए, बाबरी पे बिल आया तो सब्र करिए। ये सब्र का नाम देके इस कौम को इन मौलानाओं ने, उलमाओं ने बुज़दिल बना दिया। सरकार से एक तरफ पैसा लेते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के निचले तबके को, मीडियम क्लास तबके को सब्र का नाम देकर डांट कर चुप कर देते हैं। आज स्थिति यह आ गई है कि मुस्लिम का समाज का एक वफ्द होता है, वफ्द पर आज अटैक हो गया। अब इसके बाद अभी भी अगर नहीं जागे तो उसके बाद फिर एक नया अटैक होगा। फिर हम सब्र का नाम देके हमारे उलमा इकराम मेंबरों से ऐलान करेंगे सब्र करिए, और उधर सरकारों से साठगांठ करेंगे, हम लोगों को सब्र का नाम देके बिठा दिया जाएगा। नहीं, ये तो अपने अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है। जो जिस समाज से जुड़ा है, जिस तबके से जुड़ा है, जिस पार्टी से जुड़ा है, वो उनकी मजबूरी है। वो पार्टी से जुड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे। जो कांग्रेस से जुड़ा है वो कांग्रेस के हिसाब से काम कर रहा है। और जो सामाजिक लोग हैं, जिनको दीन और दुनिया की, कौम की फिक्र है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो हम लोगों को फिक्र है, चूंकि मैं भी एक जिम्मेदार संगठन का जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ। और लेकिन जिस तरह से आज कल जो बिल पास हुआ, रात में 2 बजे पास हुआ, उसमें यकीनन एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने बहुत सारे वरिष्ठ लोगों पर आरोप लगाया है प्रॉपर्टी दबाने का। तो यकीनन कहीं ना कहीं सरकार से, संघ से, सरकार से मिली भगत हुई है, साठगांठ हुई उन लोगों की। यकीनन नहीं तो इस तरह का बिल मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से पास हो जाता। नहीं, मैं मुस्लिम समाज एक बहुत बड़ा, एक अल्पसंख्यक बड़ा समाज है। बड़ी हैरत की बात है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बड़ी हैरत की बात है कि आज मुस्लिम समाज, जो एक मुजाहिद, मर्द मुजाहिद कहा जाता था इस कौम को, बहादुर कौम थी, जंगजू थी, लड़ने वाली कौम थी, शहादत के लिए आगे खड़ी होती थी। आज अफसोस की बात है, जनसंख्या में कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद हमारी लड़ाई के लिए ऐलान ये होता है कि चंद्रशेखर जी लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ेगी, दलित लड़ेंगे, सरदार लड़ेंगे, आदिवासी लड़ेंगे। इस कौम को ऐसा हाशिए पे डाला है कि मर्दों की जगह जो हमारे उलमा और हमारे मौलाना बैठे हैं, ये बुज़दिल मर्दों ने इस कौम को पूरा खत्म कर दिया है। जबकि इस बिल के पास होने से, नहीं होने से गरीब तबके पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गरीब तबका तो वक्फ की प्रॉपर्टी से वैसे दूर था। अगर फर्क पड़ेगा तो जो रसूखदार, जो यहाँ कॉलेज बनाए हुए, फैक्ट्री डाले हुए, 200-200 एकड़ पे, 500-500 एकड़ पे कब्जे की हुए, फर्क उनको पड़ेगा। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वक्फ की प्रॉपर्टियों पे काबिज नहीं है, ना कोई गरीब तबका काबिज है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस बिल को अगर सरकार को ला रही थी तो सरकार को मौलानाओं के को ना बुलाते हुए इस कौम के जो पढ़े लिखे IAS है, IPS है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे हैं, उनकी एक टीम बना के उनसे कंसल्ट करते, वो जनता के बीच में जाकर, आवाम के बीच में जाकर बात करते, तो बहुत अच्छे से तरीके से कुछ अमेंडमेंट होता, उसमें कुछ संशोधन होता। उसके बाद अगर ये बिल आता तो यकीनन हमें खुशी होती। लेकिन सरकार ने भी अपनी हठधर्मी दिखाई हो, जिस तरह से सरकार चंद टुकड़ों को डालकर उलमाओं को, मौलानाओं को वो खरीद कर जिस तरह सरकार ने ये बिल पास किया है, यकीनन इस बिल का मैं विरोध करता हूँ। और मैं तमाम
नीचे तबके के लोगों से और मजलूम लोगों से, गरीबों से, मीडियम क्लास लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस तरह इन मौलानाओं पे, वो एनजीओज पे या छोटे छोटे शर फैलाने वाले लोगों पर अगर हम इस तरह भरोसा करते रहेंगे तो एक दिन वो आएगा, इस कौम को याचिके पे डालकर ख़त्म करा देंगे। तो इसलिए अपने अपने इख्तियार आप खुद मालिक है, अपने फैसले खुद स्वयं लेना सीखें, जिससे कि हम सरकार से दो दो हाथ कर सकें।